जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम लेके आए मध्य प्रदेश जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे लगभग हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों टॉपिक है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में जिसमें भी मध्य प्रदेश जीके पूछा जाता है निश्चित रूप से वहां एक नंबर का क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो आप देखें और वीडियो के अंत में यदि आपको लगे मैंने आपके साथ मेहनत की है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स के माध्यम से बताएं आपको हमारा वीडियो कैसे लगा है। ठीक है दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो संख्या की यहाँ पे बात आती है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है वर्तमान में 12। कितनी है? 12। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों क्योंकि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या थी कितनी? 11 और वर्तमान में कितनी है? 12। मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। इससे पहले 2018 से पहले मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान थे और एक नया राष्ट्रीय उद्यान अब बना है तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या हो गई कितनी? 12। और दोस्तों पूरे भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्यों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, पहले भी था और अब भी है। यानी सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्यों वाला राज्य भारत में कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। जहां वन होंगे वहीं पर राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं क्योंकि दोस्तों जो जानवर होते हैं उनको प्राकृतिक आवास चाहिए होता है और प्राकृतिक आवास वहीं पर बनाए जाते हैं जहां जंगल बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहां पर मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य है। हम 12 राष्ट्रीय उद्यानों को एक एक करके यहां पर क्लियर करेंगे। दोस्तों निश्चित रूप से यदि आप पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि आपको राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से आपका गलत नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्शन करके मैं आप लोगों के सामने आया हूं जिसमें मैं पूरी मेहनत करने वाला हूं कि आपका एक एक राष्ट्रीय उद्यान क्लियर हो और आपका कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में गलत ना हो। तो सबसे पहले हम 12वें राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ही चर्चा करते हैं जो मध्य प्रदेश का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों सबसे पहले कोई भी राष्ट्रीय उद्यान जो होता है उसके बारे में पूछा जाता है कि वो कहां पर है, किस जिले में है। तो यहां पर मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसको हम कहते हैं श्योपुर। क्या कहेंगे? श्योपुर। तो मध्य प्रदेश का जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो श्योपुर जिले में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? श्योपुर जिले में है। अब विशेष बात दोस्तों ये है कि किस संभाग में है? तो चंबल संभाग में है। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत ये आता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। भाई कूनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपसे पूछी जाएगी तो दोस्तों 2018 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है। कब हुई है? 2018 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है। कब? 2018 में। इससे पहले ये अभ्यारण्य था, पालपुर कूनो अभ्यारण्य के नाम से इसको जाना जाता था। वर्तमान में कूनो राष्ट्रीय उद्यान 2018 में इसका नाम रखा गया है। और दोस्तों क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल है इसका लगभग 700 वर्ग किलोमीटर जो होता है इससे लगभग प्लस में इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों क्षेत्रफल तो परीक्षाओं में बहुत कम पूछा जाता है, भाई किसी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है तो लेटेस्ट है आपको याद रखना है 700 से लेके 750 लगभग इसका इतना क्षेत्रफल है। नॉर्मल होता है वहां आप 700 के लगभग आप देखेंगे, 700 750 लगभग इतना आप देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब विशेष बात क्या है दोस्तों, तो यहां पर जो एशियाई बब्बर शेर है, एशियाई बब्बर शेर जो कि भारत के गुजरात राज्य के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं एशियाई बब्बर शेर, उन एशियाई बब्बर शेरों के लिए यहां पर पालपुर कूनो या कूनो राष्ट्रीय उद्यान में विशेष व्यवस्था की गई है। तो एशियाई बब्बर शेरों का संरक्षण मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा। कहां पर है? तो श्योपुर जिले में है। कब स्थापना हुई? तो 2018 में हुई। एरिया कितना है? तो 700 वर्ग किलोमीटर प्लस इसका एरिया है। किस जिले में आता है? तो श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम
यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम कूनो नदी है। उस कूनो नदी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है। जब नदियों के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कूनो नदी जो होती है ये शिवपुरी के पठार से निकलती है। यहाँ पर शिवपुरी पड़ेगा और शिवपुरी के पठार से निकलती है कूनो नदी, और ये किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। तो कूनो नदी के नाम पर ही इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम कूनो राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको लेके लगभग संभावना बनती है कि क्वेश्चन यहां से विशेष रूप से पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक राष्ट्रीय उद्यान हमारा क्लियर होता है। 12 राष्ट्रीय उद्यानों को हम क्रम से पढ़ेंगे और सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित जितने भी तथ्य बनेंगे वो सारे के सारे हम यहां पर क्लियर करने वाले हैं। बस आपको जरूरत है कि आप हमारा वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें और पूरे ध्यान से आप वीडियो को देखें, पूरा मन एकाग्रचित करके आप वीडियो को देखें तो निश्चित रूप से आपको सारे राष्ट्रीय उद्यान यहां पर क्लियर होने वाले हैं। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में जो सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, यानी राष्ट्रीय उद्यानों की जान जिसको कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है दोस्तों? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कोई भी राष्ट्रीय उद्यान हुआ तो पहले हमें उसका ये पता होना चाहिए कि वो है कहां पर, यानी कि किस जिले के अंतर्गत वो आता है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों ये वाला एरिया जो है ये कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का है, यानी मंडला। कौन सा जिला? मंडला। मंडला के बाद आप कहेंगे तो यहां बालाघाट, बालाघाट के बाद दोस्तों डिंडोरी। कौन सा? मंडला, बालाघाट और डिंडोरी, 3 जिलों के अंतर्गत कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा आती है। मंडला जिले में विशेष रूप से ये होता है, बालाघाट में भी इसकी सीमा है और डिंडोरी जिले के अंतर्गत भी आता है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, विशेष रूप से आपको याद रखना है क्योंकि आजकल पेपर में इतना एडवांस क्वेश्चन आने लगा है कि भाई आपसे कहेंगे कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो लगभग 99% स्टूडेंट जो एग्जाम देने जाते हैं सबको पता होता है कि मंडला इसका आंसर होगा, तो वो कभी कभी आसपास का जिला भी रख देते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि बालाघाट और डिंडोरी जिले के अंतर्गत भी कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान आता है। भाई इस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्यों कहा जाता है भाई सबसे बड़ा? किसके आधार पे कहेंगे? तो क्षेत्रफल के आधार पे कहेंगे तो इसका क्षेत्रफल है कितना? 940 वर्ग किलोमीटर। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस क्वेश्चन का क्षेत्रफल जो होता है परीक्षा में पूछा जाता है, यानी कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल विशेष रूप से परीक्षा में पूछा जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो होता है उसका विशेष रूप से परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, क्षेत्रफल कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद मध्य प्रदेश का ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कब बना है? तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान बनने से पहले इसकी कहानी है, 1933 में इसको अभय वन बनाया गया था, अभय वन। इसके बाद 1952 में इसको अभयारण्य बनाया गया, 1952 में इसको अभयारण्य बनाया गया। इसके बाद 1 जून 1955 को इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कब बना? ये 1 जून 1955। यानी कान्हा-किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 940 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 1933 में सबसे पहले इसको अभय वन बनाया गया था, 1952 में अभयारण्य बनाया गया, 1 जून 1955 को इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और ये प्रोजेक्ट टाइगर योजना, प्रोजेक्ट टाइगर योजना यानी पीटी योजना में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई थी भारत में, और उसी समय मध्य प्रदेश में सबसे पहले किसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर का जन्मदाता यानी बाघ संरक्षण परियोजना जो होती है, इसके जन्मदाता विश्व में गैनी मैनफोर्ड को माना जाता है, भारत में कैलाश सांकला को माना जाता है जो कि जोधपुर के हैं, और यहां पर मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई थी कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में 1973-74 में। दोस्तों क्वेश्चन स्पेशल रूप से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं? तो मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं,
और एक अभ्यारण्य है। कौन सा है? एक अभ्यारण्य कौन सा है? रातापानी अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल है। जब हम अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज क्लियर करेंगे। रातापानी दोस्तों रा से रातापानी, रा से रायसेन, यानी रायसेन जिले में है रातापानी अभ्यारण्य, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल है। यानी 6 राष्ट्रीय उद्यान और एक अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ कौन? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों अन्य ढेर सारे तथ्य इसको लेके बनते हैं, देखते हैं हम एक एक तथ्य यहां से क्लियर करने वाले हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। हाँ, वैसे दोस्तों नाम की चर्चा करें तो सिंपल सी बात है, कन्हार नाम की मिट्टी होती है, कन्हार नाम की मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी होती है, उसके नाम पे कुछ तथ्य बताते हैं भाई इसका नाम कान्हा किस लिए पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कान्हा नाम का एक ऋषि इस जंगली क्षेत्र में रहता था, उसके कारण इसका नाम कान्हा किस लिए पड़ा है, लेकिन ये तो फैक्ट की बात है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसका आकार कैसा है? तो घोड़े के नाल का आकार या घोड़े के पैरों के आकार का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों यहां पर 2 घाटियां हैं जो विशेष रूप से पूछी जाती हैं। एक है आपकी बंजर घाटी और एक है कौन सी? हालो घाटी। हालो घाटी और बंजर घाटी। अब दोस्तों ये काफी फेमस क्वेश्चन बन चुका है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया। हालो घाटी और बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। अब आपको पता है मंडला और बालाघाट 2 जिले हैं, तो ये जो बंजर घाटी है ये मंडला जिले के अंतर्गत आती है और जो हालो घाटी है ये बालाघाट जिले के अंतर्गत आती है। बालाघाट जिले के अंतर्गत आती है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। बंजर घाटी मंडला में है, हालो घाटी का है बालाघाट में है। दोस्तों ये दोनों नदियां हैं और नदियों पर ही घाटियां बनती हैं, तो इस तरीके से यहां पर 2 घाटी है, बंजर घाटी और हालो घाटी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहां पर बामनी दादर। क्या है? बामनी दादर नाम का एक पर्यटन स्थल है जो कि इस राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा पॉइंट है और इस पॉइंट को जाना जाता है सनसेट पॉइंट के नाम से। क्या कहेंगे? सनसेट पॉइंट। किसको कहा जाता है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में बामनी दादर नाम का जो स्थान है इसको सनसेट पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इससे बनेगा तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों इसमें 13 बेगा महिलाएं गाइड के रूप में काम करती हैं, यानी मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 13 बेगा महिलाएं गाइड के रूप में काम करती हैं? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में 13 बेगा महिलाएं गाइड के रूप में काम करती हैं। दोस्तों ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर विशेष रूप से मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति पाई जाती है, जो कि भारत की प्राचीनतम जनजातियों के अंतर्गत आती है, बेगा जनजाति। तो यहाँ पर इनका क्षेत्र है और इस राष्ट्रीय उद्यान से इन जनजातियों को निर्वासित किया है, यानी इनको यहाँ से निकाला गया है क्योंकि जानवरों का यहाँ पर डर होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर एक सड़क भी है, एक सड़क है और उस सड़क का नाम यानी मंगलू बेगा नाम का एक व्यक्ति है, मंगलू बेगा नाम का एक कोई बेगा जनजाति का विशेष कोई नेता होगा, उसके नाम पर मंगलू बेगा नाम की यहाँ पर एक सड़क है। किसमें? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में मंगलू बेगा नाम की एक सड़क है। दोस्तों सड़क से एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि हवाई पट्टी वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को ही हम हवाई पट्टी वाला राष्ट्रीय उद्यान भी कहेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन और यहां पर बनता है, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कौन सी है? पार्क इंटरप्रिटेशन योजना अमेरिका के सहयोग से यहां पर चलाई जा रही है। क्या है? पार्क इंटरप्रिटेशन योजना अमेरिका के सहयोग से कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है। दोस्तों इसके बाद यहां पर रेस्क्यू सेंटर यानी बाघ प्रशिक्षण, यानी जो वन्य जीव प्राणी होते हैं उनको प्रशिक्षण देने का संस्थान भी है। किसमें? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में बाघ प्रशिक्षण। इसके बाद दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाघ सप्ताह, इंटरनेशनल बाघ सप्ताह, अंतरराष्ट्रीय बाघ सप्ताह या अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो होता है दोस्तों कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। और 2018 में 29 जुलाई 2018 में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया। दोस्तों वैसे तो आपको पता है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या लगभग 506 के समथिंग है और वर्तमान में ये दर्जा अपने मध्य प्रदेश के पास ही है। किसका? टाइगर स्टेट का। तो सबसे अधिक टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक
बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। तो दोस्तों विशेष क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके लिए ये राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, यानी मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ब्रेडर प्रजाति का बारहसिंगा। कौन है? ब्रेडर प्रजाति का बारहसिंगा। ब्रेडर प्रजाति का बारहसिंगा जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है और ये हिरण की एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? हिरण की एक प्रजाति है ब्रेडर प्रजाति का बारहसिंगा, जो कि मध्य प्रदेश के या भारत के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। और दोस्तों जो बारहसिंगा होता है इसको कान्हा-किसली का गहना कहते हैं। क्या कहेंगे? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का गहना। किसको कहा जाता है? ब्रेडर प्रजाति के बारहसिंगा को कहा जाता है क्या? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान का गहना। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन बनता है, एक योजना है जंगल गलियारा योजना। कौन सी है? जंगल गलियारा योजना। जंगल गलियारा योजना दोस्तों दो राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित है। एक तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ा जाएगा। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ा जाएगा। किसके अंतर्गत? कान्हा-किसली जंगल गलियारा योजना के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो बाघों की संख्या बहुत अधिक है, जो यहाँ पर बाघों की संख्या है 2018 में क्या हुआ है, यहाँ पर बाघों की संख्या को लेकर सन 2018 में जो यहाँ पर बाघों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण उड़ीसा का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम कहते हैं सप्तकोशीय राष्ट्रीय उद्यान, वहां पर बाघों का निर्वासित यानी कि यहां से बाघों को भेजा गया है। कहां? सप्तकोशीय राष्ट्रीय उद्यान। कहां पे? उड़ीसा में। और यहां पे जो अपने यहां पर सागर में एक जो अभ्यारण्य है नौरादेही सागर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, उसमें भी यहां से बाघों का पुनर्वासित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को लेकर विशेष तथ्यों का एक संग्रह। लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर कोई सा क्वेश्चन दोस्तों छूट भी जाता है तो आप उसके साथ मेहनत करिए, क्योंकि एकदम से ऐसे ध्यान में भी नहीं आता है। हो सकता है कोई सी चीज मैं भूल भी चुका हूं या मुझे याद नहीं आ रहा हूं, लेकिन मैंने सारे तथ्य लगभग जो मुझे याद हैं या जो मैं बता पा रहा हूं वो मैंने सारे यहां पर क्लियर किए हैं। तो एक बार और रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने आपसे पहले ही कहा था। हाँ दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है। यहां पर साल के दो वृक्ष हैं। यहां पर साल के दो वृक्ष हैं और दोस्तों उस वृक्ष में खूंट नहीं यानी डालियों वाला वृक्ष नहीं है, मात्र सीधे दो वृक्ष हैं। साल के दो वृक्ष हैं जिनको राजा रानी के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे? राजा रानी के नाम से जाना जाता है। साल के दो वृक्ष हैं किसमें? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। तो यह है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है 1933 में अवेवन, 1952 में अभ्यारण्य, 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। 1973-74 को प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल हुआ। मध्य प्रदेश से 6 राष्ट्रीय उद्यान, 1 अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। घोड़े के पैरों के आकार का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा-किसली, बंजर घाटी, हालो घाटी। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में है, बंजर घाटी मंडला में है, हालो घाटी बालाघाट में है। बामनी दादर नाम का एक यहाँ पर बहुत सुंदर स्थान है जिसको सनसेट पॉइंट के नाम से जाना जाता है। 13 बेगा महिलाएं यहाँ गाइड के रूप में काम करती हैं और बेगा जनजाति के मंगलू बेगा के नाम से यहाँ पर एक सड़क बनाई गई है। हवाई पट्टी वाला राष्ट्रीय उद्यान है। अमेरिका के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना यहाँ पर चलाई जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाघ सप्ताह या अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो 29 जुलाई 2018 को मनाया गया था, वो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया था। सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश का राजकीय पशु ब्रेडर प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, जो कि हिरण की एक प्रजाति है और इसको कान्हा-किसली का गहना कहा जाता है। यहाँ पर साल के 2 वृक्ष हैं जिनको राजा रानी के नाम से जाना जाता है और जंगल गलियारा योजना जो है बांधवगढ़ और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को इसके द्वारा जोड़ा गया है। सप्तकोशीय राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा और नौरादेही सागर को यहां से बाघ ट्रांसफर किए गए हैं 2018 में। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे तथ्य कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को लेकर बनते हैं। ये मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। इसको पहले मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं, इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान की बात हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से एक बार वीडियो देखने के बाद आप लोग विशेष रूप से किसी भी बुक से, जो भी बुक आप पढ़ते हो, पुणेकर वन लाइन फैक्ट पढ़ते हो, ऑब्जेक्टिव आप पुणेकर पढ़ते हो या किसी भी राइटर की आप कोई भी
बुक पढ़ते हो तो दोस्तों एक बार बुक से आप जरूर पढ़ें। ये क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा और इसके बाद आप एक बार और वीडियो देखें तो निश्चित रूप से आपके सारे तथ्य क्लियर हो जाएंगे। और इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो विशेष रूप से आप उस चीज़ को फॉलो करें जो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा का अंतिम समय चल रहा है, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा का, जिसके लिए हम आपके साथ विशेष मेहनत कर रहे हैं। सारे तथ्य मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं, जो कुछ क्वेश्चन किताबों में भी नहीं मिलते, ऐसे क्वेश्चन भी मैं छांट के आप लोगों के लिए आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान हम लेते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान। पहले हम इसकी स्थिति देखेंगे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आखिर है कहाँ। तो यहाँ पर दोस्तों एक जिला पड़ेगा, यहाँ पर एक जिला पड़ेगा जिसको हम कहते हैं उमरिया। कौन सा जिला है? उमरिया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया एक जिला है। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे पड़ेगा आपको कटनी। कौन सा जिला है? कटनी। तो उमरिया और कटनी में पाया जाता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है? उमरिया और कटनी में। अब इसकी स्थापना यदि पूछी जाए तो दोस्तों 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है। कब हुई है? 1968 में। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो लगभग 437 वर्ग किलोमीटर के आसपास। दोस्तों क्षेत्रफल को लेके मैंने आपसे कहा है क्षेत्रफल बहुत कम पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। क्षेत्रफल सबसे बड़ा सबसे छोटा आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए। बाकी हैबिट के लिए, परीक्षा के लिए, मान लीजिए आपकी परीक्षा में आ जाए तो पढ़ना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा आप याद रखें, बार बार प्रैक्टिस करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एकदम से रट्टा मारें, रेगुलर आप प्रैक्टिस करें तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो एरिया है इसका कितना? 437 वर्ग किलोमीटर। 1968 में इसकी स्थापना हुई है और प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल हुआ है। कब? 1993-94 में। 1993 और 94 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये आया है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन से जिले में है? उमरिया और कटनी जिले के अंतर्गत ये आता है। अब दोस्तों इसके विशेष तथ्य क्या है? तो ये ढेरों परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। सफेद शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो सफेद शेर पाए जाते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। कौन से शेर पाए जाते हैं? सफेद शेर पाए जाते हैं। देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व, देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। कितना है? 8 वर्ग किलोमीटर एरिया में एक शेर पाया जाता है। प्रति 8 वर्ग किलोमीटर एरिया में एक शेर पाया जाता है। कहां पर? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो देश में शेरों का सर्वाधिक घनत्व है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में और सर्वाधिक शेर है किसमें? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। यह तथ्य आपको विशेष रूप से क्लियर करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक किला भी है जिसको हम कहते हैं बांधवगढ़ का किला। क्या कहेंगे? बांधवगढ़ का किला किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। बांधवगढ़ से ही आपका क्लियर होता है। दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बांधवगढ़ का किला आता है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से एक नदी होकर बहती है जिसका नाम है चरण गंगा। क्या नाम है? चरण गंगा। और दोस्तों बांधवगढ़ का जो किला है काफी प्राचीन किला है, रामायण में तक इसका उल्लेख होता है। बांधवगढ़ के किले को भाई का किला कहा जाता है। भाई का किला। जब राम भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे तो यहाँ पर कुछ समय के लिए उन्होंने विश्राम किया था। तो भगवान लक्ष्मण को राम जी ने लंका पर नजर रखने के लिए बांधवगढ़ का किला उपहार में दिया था, इसलिए इसको भाई का किला के नाम से भी जाना जाता है। और चरण गंगा नदी इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। किससे? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। इसके बाद दोस्तों अन्य तथ्य यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर एक वागिन पाई जाती है जिसका नाम है क्या? सीता वागिन। क्या नाम है? सीता वागिन। बहुत फेमस वागिन है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया कि सीता वागिन का संबंध मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से है? तो सीता वागिन का संबंध है दोस्तों किस राष्ट्रीय उद्यान से?
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से सीता बाग इनका संबंध है। और दोस्तों ये जो इंडियन ज्योग्राफी या मैग्नीज कबरजुग बुक होती है उसमें इसको दर्शाया गया है सीता बागिन को। और सीता बागिन जो है दोस्तों ये बंगाल टाइगरों में से एक है। बंगाल टाइगर जो कि कहां पर पाए जाते हैं? बंगाल टाइगर कौन सा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पश्चिम बंगाल, वहां बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। तो सीता बागिन जो है यहां पर बंगाल टाइगरों में से एक है। क्या है? बंगाल टाइगरों में से एक है। और दोस्तों यहां पर एक बाघ भी पाया जाता है जिसका नाम है चार्जर वाघ। इस चार्जर बाघ के नाम से यहां पर चार्जर पॉइंट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? चार्जर पॉइंट बनाया गया है। किसके नाम से? चार्जर बाघ के नाम से। तो दो नाम आप याद रखेंगे। सीता बागिन कहाँ है? बंगाल टाइगर, जो कि बंगाल टाइगरों में से एक है। किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। चार्जर बाघ या चार्जर पॉइंट किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है कबीर चौरा। क्या नाम है? कबीर चौरा। तो कबीर चौरा नाम का एक पर्यटन स्थल भी किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है कबीर चौरा नाम का स्थान। इसके बाद दोस्तों गौर पुनर्वास योजना किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो आप कहेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। कौन सी? गौर पुनर्वास योजना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों 2018 में सुंदरी नाम की एक बागिन है। सुंदरी नाम की एक बागिन है 2018 में, जिसको उड़ीसा के, अभी हम सप्तकोशीय राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे थे, 2018 में कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान से भी बाघों को भेजा गया था। और 2018 में सुंदरी बागिन, जो कि कहां पर है? सुंदरी बागिन बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, इसको भी सप्तकोशीय राष्ट्रीय उद्यान में भेजा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को लेकर विशेष तथ्य। और एक मैंने आपको बता दिया है जंगल गलियारा योजना, इसमें बांधवगढ़ और कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान दोनों विशेष रूप से शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक और बहुत फेमस क्वेश्चन दोस्तों यहां पर बनता है, इस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। किससे की जाती है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से। यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी आप कह सकते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? सवाई माधोपुर राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, तो बांधवगढ़ को रणथंभौर राजस्थान यानी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो यह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना कब हुई? 1968। एरिया कितना है? 437। प्रोजेक्ट टाइगर में 1993-94। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ है। सफेद शहर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक शहरों का घनत्व देश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। 8 वर्ग किलोमीटर में एक शहर पाया जाता है। बांधवगढ़ का किला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। चरणगंगा नाम की नदी बहती है। सीता बागिन नाम की जो एक बागिन है इस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, जो कि बंगाल टाइगरों में से एक है। चार्जर बाघ के नाम पर यहाँ पर एक चार्जर पॉइंट बनाया गया है। कबीर चौरा नाम का यहाँ एक पर्यटन स्थल है। गौर पुनर्वास योजना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। 2018 में सुंदरी बागिन को सप्तकोशीय राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में भेजा गया है। और ये किस में आता है? उमरिया और कटनी के अंतर्गत ये आता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। बांधवगढ़ से मिलता जुलता ही एक राष्ट्रीय उद्यान है। कई सारे लोग परीक्षाओं में गलती कर देते हैं बांधवगढ़ और माधवगढ़ में। किसमें? बांधवगढ़ और माधवगढ़। तो नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान लेते हैं दोस्तों हम माधवगढ़ या माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधवगढ़ के दो या माधव राष्ट्रीय उद्यान के दो कहां है? तो शिवपुरी में है। यहां मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिला पड़ता है। भगवान शिव की नगरी शिवपुरी मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर, वहीं पर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश के प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल है। और मध्य प्रदेश के प्राचीनतम यानी सबसे पहले कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान 1 जून 1955। इसके बाद 1958 को मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, जिसको हम कहते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान या माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल विशेष मायने नहीं रखता है। 375 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। किसका? माधव राष्ट्रीय उद्यान का। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन बनता है कि ये प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल नहीं है। कई सारी परीक्षाओं में मैंने देखा है अभी क्वेश्चन देते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है, तो उसमें 99% परीक्षाओं में माधव राष्ट्रीय उद्यान को पूछा है। माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यहाँ 2 नेशनल हाईवे होकर गुजरते हैं, इससे NH3 प्लस NH25, NH3 और NH25 किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरते हैं, तो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरते हैं। NH3 यानी आगरा मुंबई रोड जो कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा हाईवे होता है। NH25 शिवपुरी से झांसी जो होता है। ये इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर 2 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, NH3 और NH25 किससे, माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर। दोस्तों एक यहाँ पर विशेष एक भवन बनाया गया जिसको हम कहते हैं जॉर्ज कैसल भवन। क्या कहेंगे, जॉर्ज कैसल भवन। यहाँ विशेष रूप से पूछा जाता है कि जॉर्ज कैसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो आप कहेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। कौन सा, जॉर्ज कैसल भवन। दोस्तों यहाँ एक नदी बहती है मनिहार नाम की नदी। कौन सी नदी है, मनिहार नाम की नदी। और सन 1918 में मनिहार नदी पर माधवराव सिंधिया ने 2 तालाब या 2 झीलें बनवाई हैं जिनको हम कहते हैं सांक्य सागर झील, सांक्या सागर झील, और एक होती है माधव सागर झील, एक होती है माधव सागर झील। ठीक है, सांक्य सागर झील और माधव सागर झील मनिहार नदी पर 1918 में ये बनाए गए हैं, माधवराव सिंधिया के द्वारा बनाए गए हैं। और माधव राष्ट्रीय उद्यान लगभग उन्हीं के नाम पे आपको लग रहा होगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान। और कौन सी नदी बहती है, मनिहार नाम की नदी यहाँ पर बहती है। और सांक्य सागर झील जो होती है दोस्तों, सांक्य सागर झील इसको मगरमच्छ सफारी के नाम से भी जाना जाता है, या मगरमच्छ सफारी के लिए प्रसिद्ध है। मगरमच्छ सफारी के लिए प्रसिद्ध है कौन सी झील, सांक्य सागर झील। जादव सागर, माधव सागर है, इसके बाद यहाँ पर जादव सागर झील भी है। कौन सी है, जादव सागर झील है। और जॉर्ज कैसल भवन है किस राष्ट्रीय उद्यान में, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद दोस्तों यहाँ एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी, तो शिवपुरी के जंगलों में, यानी कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको लेकर विशेष तथ्य बनते हैं, ये इसको लेकर विशेष तथ्य बनते हैं किसको, माधव राष्ट्रीय उद्यान को लेके। तो ये सारे तथ्य आप लोगों को क्लियर करना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1958, एरिया 375 वर्ग किलोमीटर, 2 नेशनल हाईवे से गुजरते हैं, NH3 NH25। जॉर्ज कैसल भवन यहाँ पे है, मनिहार नदी पर 1918 में 2 यहाँ पर बांध बनाए गए थे, सांक्य सागर, माधव सागर और जादव सागर भी है। यहाँ सांक्य सागर झील को मगरमच्छ सफारी के नाम से भी जाना जाता है। भूरा खो नाम का एक स्थान भी यहाँ पर है। और तात्या टोपे को फांसी की सजा शिवपुरी के जंगलों में, यानी कि माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान के बाद अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगला कौन सा है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश के 2 जिले पड़ेंगे, एक तो पड़ेगा आपका पन्ना और एक पड़ेगा क्या, छतरपुर। तो पन्ना और छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। किन किन जिलों में आता है, पन्ना और छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों स्थापना पूछी जाए तो 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है। इसके बाद इसका एरिया पूछा जाए तो एरिया आप बताएंगे इसका लगभग 542 वर्ग किलोमीटर। और प्रोजेक्ट टाइगर योजना अगर आपसे पूछा जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1994 में ये शामिल हुआ है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1994। दोस्तों ये क्वेश्चन तो लगभग कंपलसरी है, कॉमन है, हर राष्ट्रीय उद्यान में स्थापना और उसका क्षेत्रफल। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, पहले भी मैंने आपसे कहा है कि ये क्वेश्चन नाम मात्र के परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत कम मात्रा में। यानी स्पेशल तथ्य क्या होता है किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को लेके, वो परीक्षा में पूछा जाता है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हमारा नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों यहां पर एक विशेष बात है, इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर केन नदी बहती है। कौन सी नदी, केन नदी। और केन नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी कौन सी नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहेंगे, तो केन नदी को कहेंगे। अब आपको पता है
कि केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ा गया है, केन बेतवा लिंक परियोजना। तो उसके अंतर्गत हमें पता है ये पर्यावरणीय क्रांति के रूप में इसको देखा जा रहा है। मैंने जब केन नदी आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, और ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो विशेष रूप से आपको याद करना है। और इसी नदी पर मध्य प्रदेश में मिट्टी का बांध बनाया गया है। कौन सी नदी पर? केन नदी पर मध्य प्रदेश में मिट्टी का बांध बनाया गया है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को रेप्टाइल पार्क किस नाम से जानते हैं? रेप्टाइल पार्क, या रेंगने वाले जीव जंतु जो होते हैं वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में रेंगने वाले जीव जंतु या रेप्टाइल पार्क हम किसको कहेंगे? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कहेंगे। ठीक है दोस्तों, सरल सी बात है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यहाँ पर 3 पठार पाए जाते हैं, 3 पठार। एक तो है केन घाटी जिसको हम कहेंगे, एक है हिनोता का पठार, हिनोता का पठार। इस राष्ट्रीय उद्यान को 3 पार्टों में बांटा है ना। अभी मैंने आपसे पठार कहा था, पठार नहीं है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 3 पार्टों में बांटा है। केन घाटी है, हिनोता का पठार है, और तलगांव का पठार। क्या है? तलगांव का पठार। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 3 पार्टों में बांटा है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? केन घाटी है, हिनोता का पठार है, और तलगांव का पठार है। कौन सा है? तलगांव का पठार। दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का दूसरा, या भारत का दूसरा, या मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। या मध्य प्रदेश का आप सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से इसकी तुलना की है। किससे? किसकी? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। किससे तुलना की है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से। और दोस्तों यहाँ पर गेंडों का संरक्षण किया जा रहा है। किसका? गेंडों का संरक्षण किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है? तो आप कहेंगे किसमें? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में गेंडों का संरक्षण किया जा रहा है। और दोस्तों ये आंवला उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। आंवला उत्पादन के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ गेंडों का संरक्षण, जंगली भैंसों का संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। इस पॉइंट को थोड़ा सा आप नोट करना। जंगली भैंसों का संरक्षण पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। और दोस्तों हमने एक जलप्रपात पढ़ा था, पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात, तो पांडव जलप्रपात भी यहीं पर बनता है। कौन सा? पांडव जलप्रपात। एक और बनता है दोस्तों गाथा जलप्रपात। पांडव और गाथा जलप्रपात कहाँ बनते हैं? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को लेके हमारे विशेष तथ्य हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में इसकी स्थापना हुई है। एरिया 542 वर्ग किलोमीटर है। 1994 प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। केन नदी से होकर बहती है, जिसको इसकी जीवन रेखा कहा जाता है। रेप्टाइल पार्क के नाम से इसको जाना जाता है, यानी रेंगने वाले जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं। केन घाटी, हिनोता पठार, तलगांव का पठार, इसको 3 पार्टों में बांटा है। सरिस्का पक्षी विहार या सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से इसकी तुलना की गई है। जंगली भैंसों का यहाँ संरक्षण किया जा रहा है। आंवला का उत्पादन यहाँ सबसे ज्यादा होता है। पांडव और गाथा जलप्रपात यहीं इसी राष्ट्रीय उद्यान में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान लेते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है दोस्तों? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर सिवनी और छिंदवाड़ा। कौन से जिले में? सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में यहाँ पर इस कंडीशन में सिवनी और छिंदवाड़ा जिले पड़ते हैं। और सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। भाई स्थापना आपसे पूछी जाए तो 1983 में इसकी स्थापना हुई है पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो 292 वर्ग किलोमीटर है। और प्रोजेक्ट टाइगर में पूछा जाए तो 1992 में ये प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल हुआ है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अब विशेष बात ये बनती है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, अगर आप जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग वगैरह का एग्जाम देंगे या आप कहीं से भी इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को दर्शाया जाता है महाराष्ट्र में, क्योंकि इसका अधिकतम हिस्सा महाराष्ट्र में है और ये वाला जो हिस्सा ये महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 2 राज्यों में आता है, MH प्लस MP, यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पेंच राष्ट्रीय उद्यान आता है। ठीक है दोस्तों, तो 1983 में स्थापना हुई। 292 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है ओनली मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में इसका अलग एरिया है। पीटी योजना में या प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ 1992 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर एक विशेष क्वेश्चन बनता है,
कई सारी परीक्षाओं में पूछा है, मोगली लैंड उत्सव किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है? तो मोगली लैंड उत्सव मनाया जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पेंच नदी के नाम से रखा गया है। कौन सी नदी? पेंच नदी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और पेंच नदी दोस्तों सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों जिले की सीमा निर्धारित करती है। कौन सी नदी? पेंच नदी, और दक्षिण की ओर बहती है। किस तरफ बहती है? दक्षिण की ओर बहती है। इसके बाद दोस्तों ये कृष्ण मृग जो होते हैं, सर्वाधिक संख्या में कृष्ण मृग यानी कि काले हिरण किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान गिद्धों के लिए भी फेमस है, गिद्धों के लिए भी फेमस है ये राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर जो गिद्ध होते हैं वो दो प्रकार के गिद्ध यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता है किंग वल्चर, एक होता है व्हाइट ब्रेथ वल्चर। ऐसे करके दो प्रकार के गिद्ध यहाँ पाए जाते हैं। व्हाइट ब्रेथ वल्चर जो होता है इसमें इसके ऊपर सफेद रंग की धारियां होती है और इसके गले में लाल रंग के दाने होते हैं जो किंग वल्चर होता है। तो गिद्ध के लिए फेमस है, कृष्ण मृगों के लिए फेमस है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी किसको जाना जाता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। और ये कहां पर आते हैं? सिवनी छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत ये आता है। और दोस्तों इससे होकर एक नेशनल हाईवे गुजरता है NH44। कौन सा? NH44 किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध चर्चित स्थल है जिसको हम कहते हैं काला पहाड़। क्या कहेंगे? काला पहाड़। जैसे अपने यहाँ नहीं है, यहाँ अपन बीनागंज से जस्ट आगे काला पहाड़ है, तो एक काला पहाड़ यहाँ पर भी पड़ता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि यहाँ का विशेष पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है। ठीक है दोस्तों, तो यह पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1983 में इसकी स्थापना हुई। 292 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंतर्गत ये आता है। 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। मोगली लैंड उत्सव यहाँ मनाया जाता है। पेंच नदी इससे होकर बहती है। और दोस्तों यहाँ पर एक बांध पड़ता है जिसका नाम है तोतला ढो। क्या नाम है? तोतला ढो नाम का एक बांध यहाँ पर बनाया गया है, जिसके कारण इसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा गहरा एरिया बन चुका है, तोतला ढो बांध। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक इसमें पाई जाती है। ये गिद्धों के लिए भी जाना जाता है। किंग वल्चर, व्हाइट ब्रेथ वल्चर नाम के दो गिद्ध यहाँ पर पाए जाते हैं। सिवनी छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है। NH44 इससे होकर गुजरता है और यहाँ का प्रमुख एक पर्यटन स्थल है जिसको हम काला पहाड़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी विशेष मेहनत मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं विशेष मेहनत आप लोगों के साथ कर रहा हूं राष्ट्रीय उद्यानों को लेके, और इस चीज की गारंटी लेता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से बाहर इससे नहीं जाएगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वन विहार। कौन सा है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कहां पे है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो कि झीलों की नगरी है और बड़े तालाब के पास ही यहां पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। भाई स्थापना पूछी जाए तो 1979 में इसकी स्थापना हुई है। एरिया है इसका 4.45 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 4.45 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना वाला क्वेश्चन बनता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन में दिए जाने वाले क्वेश्चन है, एक तो माधव राष्ट्रीय उद्यान और एक है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसमें एक विशेष बात है कि ये ISO 2008-9000 ISO प्रमाणित राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कौन सा है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, या मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसको ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों हम सर्प उद्यान के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? सर्प उद्यान, या स्नेक पार्क भी इसको कह सकते हैं इंग्लिश में। सर्प उद्यान, इसको आदर्श चिड़ियाघर भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? आदर्श चिड़ियाघर के रूप में भी इसको जाना जाता है, या आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में भी इसको जाना जाता है। किसको?
आधुनिक चिड़ियाघर या आदर्श चिड़ियाघर या सर्प उद्यान के नाम से जाना जाता है किसको? वन विहार भोपाल को। ठीक है दोस्तों, तो ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। ISO प्रमाणित राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कौन सा है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? भोपाल में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान लेते हैं फासिल राष्ट्रीय उद्यान। फासिल राष्ट्रीय उद्यान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है फासिल राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश के इस एरिया में डिंडोरी जिला आपका पड़ेगा और डिंडोरी में एक जगह है जिसका नाम है शाहपुरा। क्या नाम है? शाहपुरा। तो डिंडोरी के शाहपुरा में फासिल राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया है। कब? तो 1968 में फासिल राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया है। एरिया कितना है? तो 0.270 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? फासिल डिंडोरी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल कितना है? 0.270 वर्ग किलोमीटर। मैंने आपसे कहा था सबसे बड़े का क्षेत्रफल याद रखना है और सबसे छोटे का। सबसे बड़ा कान्हा किसली 940 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा कौन सा है? फासिल राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे इसका क्षेत्रफल कितना है? 0.270 वर्ग किलोमीटर। फासिल राष्ट्रीय उद्यान, इसको जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहेंगे? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसको घुघुबा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कैसे जीवाश्म रखे जाते हैं? तो भूतल जीवाश्म यहाँ पर रखे जाते हैं। कैसे जीवाश्म? भूतल यानी जमीन के अंदर यहाँ पर जीवाश्म रखे जाते हैं। और दोस्तों सबसे पुराने विश्व के सबसे पुराने जीवाश्म यानी नीलगिरी के जीवाश्म किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो फासिल डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। फासिल राष्ट्रीय उद्यान शाहपुरा डिंडोरी में आता है। घुघुबा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है। भूतल जीवाश्म यहाँ रखे जाते हैं। नीलगिरी के जीवाश्म भी यहाँ पर पाए जाते हैं। 1968 में इसकी स्थापना हुई है और 0.270 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान पे। मध्य प्रदेश में 2 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो ये हो गया, इसके बाद एक और क्लियर कर लेते हैं। यहां पर एक और राष्ट्रीय उद्यान है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तो ये इंदौर संभाग के अंतर्गत जो धार जिला है, कौन सा जिला है? धार जिला। तो धार जिले में आता है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें डायनासोर के जीवाश्म जो है इनको संरक्षित किया जा रहा है। भाई इसकी स्थापना यदि आपसे पूछी जाए तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2010 में हुई है और इसका दोस्तों एरिया जो है वो हेक्टेयर में है। कितना है? 89 हेक्टेयर एरिया है किसका? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का। और दोस्तों यहां पर 2 नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? बाघ और जोवट नदी। कौन सी है? हथनी नदी है। हथनी नदी। ठीक है दोस्तों, इस राष्ट्रीय उद्यान में 2 नदियां हैं। कौन सी? बाघ और हथनी नदी। आपने जोवट परियोजना पढ़ा होगा, कौन सी नदी पे है? हथनी नदी पर है जोवट परियोजना। तो ये डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। बस आपको इतना याद रखना है कि कहां पर है, तो धार में है। कब स्थापित हुआ? 2010 में यह स्थापित हुआ है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। इसको संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। किसको? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है जिसको हम कहते हैं सीधी, और सीधी के पास में पड़ता है कौन सा? शहडोल। तो सीधी शहडोल जिले में आता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना आपसे पूछी जाए तो 1981 में संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है। एरिया पूछा जाए तो दोस्तों एरिया है कितना? 466 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 466 वर्ग किलोमीटर। किसका? संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। तो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1981 में। एरिया है कितना? 466 वर्ग किलोमीटर। कितना एरिया है? 466 वर्ग किलोमीटर। किसमें आता है? सीधी और शहडोल में आता है। और प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल हुआ कब? 2008 में। कब शामिल हुआ? 2008 में। दोस्तों एरिया की बात करें तो 466 है। और किस किस राज्य में आता है? तो एमपी प्लस
छत्तीसगढ़ किस में आता है, एमपी प्लस छत्तीसगढ़ दोनों में आता है। और दोस्तों इसका एक विशेष तथ्य बनता है कि ये अविभाजित एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यानी अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। इसका पुराना नाम पूछा जाए तो पुराना नाम है इसका क्या, डुबरी। क्या नाम है इसका, डुबरी इसका पुराना नाम है। और वर्तमान में इसको कहते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आता है और ये मध्य प्रदेश का, अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा संजय राष्ट्रीय उद्यान आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आता है कौन से जिले में, होशंगाबाद जिले में। कौन से जिले में है, होशंगाबाद जिले में है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भाई सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपसे पूछी जाए तो 1981 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है। कब, 1981 में। एरिया पूछा जाए तो 558 वर्ग किलोमीटर एरिया है। और पीटी योजना में पूछा जाए तो 1999 2000 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल हुआ है कौन सा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित हुआ, 528 वर्ग किलोमीटर एरिया है। प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल हुआ 1999 2000 में। और किस जिले में है, होशंगाबाद जिले में है। दोस्तों यहाँ पर एक जगह है बोरी घाटी नाम की जगह। बोरी घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है बोरी घाटी, जो कि सागौन के बनों की पेटी है। यानी सागौन के बनों के लिए सबसे ज्यादा फेमस जो जगह है मध्य प्रदेश में वो बोरी घाटी है। कहां पर है, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ये आती है। दोस्तों यहां पर एक नदी बहती है इस राष्ट्रीय उद्यान में जिसको हम कहते हैं तवा नदी। और तवा नदी आपको पता है महादेव श्रेणी कहां से निकलती है, पचमढ़ी से निकलती है तवा नदी। तो पचमढ़ी तवा नदी के किनारे है, तवा नगर, सलकनपुर, ये सब तवा नदी के किनारे है। और तवा जो है नर्मदा की सबसे मुख्य सहायक नदी है। और तवा नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसको हम कहते हैं तवा बांध। ये कुछ समय पहले मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध हुआ करता था। तो इसी बांध के यानी इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है कौन सा बांध, तवा बांध। कौन सी नदी पे है, तवा नदी पर है। और दोस्तों एक विशेष बात इसकी ये है कि ये भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें स्वतंत्र रूप से चलने फिरने की आजादी है। चलने फिरने की आजादी है किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। और दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़, क्या है, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ये होशंगाबाद पचमढ़ी में आती है जो महादेव श्रेणी के अंतर्गत है। वो भी इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत मानी जाती है। ठीक है, तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा क्लियर होता है। ठीक है दोस्तों, तो सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यानों के साथ हमने विशेष मेहनत की है आप लोगों को समझाने की। और आप यदि पूरा वीडियो ईमानदारी से अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान समझ में निश्चित रूप से ही आ जाएंगे। अब एक और राष्ट्रीय उद्यान आपका बचता है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, यह है लास्ट राष्ट्रीय उद्यान। तो सारे राष्ट्रीय उद्यान यहां से क्लियर होते हैं महादेव की जय के साथ। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आखिरी राष्ट्रीय उद्यान। भैया आपने पढ़ा होगा ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर आता है, तो खंडवा जिले के अंतर्गत आता है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओंकारेश्वर यानी भगवान शिव के मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। एक ओंकारेश्वर मानधाता ज्योतिर्लिंग है और दूसरा है महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन। महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन को दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। और ओंकारेश्वर मानधाता ज्योतिर्लिंग है, कहां पर है, खंडवा जिले में है। तो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 2004 से प्रस्तावित है, अभी वर्तमान में कंप्लीट नहीं हुआ है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान 2004 से यह प्रस्तावित है। दोस्तों एरिया इसका 651 वर्ग किलोमीटर के समथिंग, 651 वर्ग किलोमीटर के समथिंग सरकार ने डिसाइड किया है कि ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान को 651 वर्ग किलोमीटर एरिया में बनाया जाएगा। ठीक है, तो ओंकारेश्वर दोस्तों बहुत ही फेमस जगह है, नर्मदा नदी के किनारे है। ओंकारेश्वर बांध भी है, ओंकारेश्वर मानधाता मंदिर या शंकर भगवान का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। खंडवा जिले के अंतर्गत आता है, 2004 से प्रस्तावित है और एरिया है कितना, 651 वर्ग
किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये 12 के 12 राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको यहाँ पूरे क्लियर करवाने की कोशिश की है और पूरी मेहनत की है कि आपको राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर कोई भी डाउट आपका ना बचे। सारे राष्ट्रीय उद्यान विशेष तथ्यों के साथ मैंने आपको एक एक राष्ट्रीय उद्यान को क्लियर करवाया है। आप यदि पूरा वीडियो निश्चित रूप से देखेंगे तो मैं पूरी गारंटी लेता हूं इस बात की कि आपका कोई भी क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यानों में इन सबसे बाहर नहीं जाएगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आप विशेष रूप से वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो दोस्तों, पिछला जो क्वेश्चन हमने पूछा था चंद्रशेखर आजाद के बारे में, जैसा कि आपको पता है हम हर मध्य प्रदेश जीके के वीडियो में एक क्वेश्चन पूछते हैं और जो सही जवाब देता है उसका फोटो नाम अनाउंस किया जाता है, फोटो दिखाया जाता है। तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में मैंने आपसे कहा था कि चंद्रशेखर आजाद यानी मध्य प्रदेश के जो सिरमौर है, मध्य प्रदेश की जो जान है, मध्य प्रदेश की जो पहचान है, वो है चंद्रशेखर आजाद। तो इनसे संबंधित मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि इन्होंने कौन कौन से संगठनों की स्थापना की थी। तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा जो आंसर दिया था वो दिया था श्याम मीना ने, सबसे अच्छा और डिटेल से आंसर दिया था। इसके बाद दोस्तों दिया था मोनिका मीना ने, इन्होंने भी बहुत अच्छा आंसर दिया था। इसके बाद देवेंद्र मीना ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया था, देवेंद्र मीना। और एक सबसे पहले जो अच्छा आंसर दिया था वो दिया था मनमोहन मीना ने। किसने दिया था? मनमोहन मीना ने। तो दोस्तों, सबसे अच्छा जो आंसर दिया था वो श्याम मीना ने दिया था। किसको लेके? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो संगठन स्थापित किए गए थे उनके द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आप भी अगर अपना फोटो और आपका नाम हमारे वीडियो में अगर आप देखना चाहते हैं या सबको दिखाना चाहते हैं या आप अपने क्षेत्र में फेमस होना चाहते हैं तो दोस्तों एक बहुत अच्छा माध्यम है ये, और इससे आप फोटो के साथ ही उस क्वेश्चन के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर लेते हैं जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है। और इस चीज के निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आप जो रिसर्च करते हैं वो आपको क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा, आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, उस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप जितना भी बता सकते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है, इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप जितना बता सकते हैं। बाकी मैं पढ़ा चुका हूं आपको बहुत सारी चीजें, अगर इससे हटके भी आप अगर कुछ बता सकते हैं तो उस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताएं जो कि मध्य प्रदेश में बंगाल टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश के अभ्यारण्यों को क्लियर करेंगे और यहां से ये मान के चलिए कि आपका 1 नंबर बिल्कुल श्योर है, क्योंकि मध्य प्रदेश जीके में नदियां और राष्ट्रीय उद्यान विशेष मायने रखते हैं। नदियों के बारे में भी हमने आपको पूरा डिटेल से क्लियर करवाया है, लगभग 4-5 वीडियो के माध्यम से पूरी नदियों को क्लियर करवाया है और पूरी मेहनत की है कि आपकी कोई भी नदी ऐसी ना रहे कि आपको याद ना हो। तो ऐसे ही हम राष्ट्रीय उद्यान की फर्स्ट सीरीज यहाँ क्लियर कर चुके हैं। सेकेंड सीरीज में हम इनके अभ्यारण्यों को पढ़ेंगे और इसके बाद निश्चित रूप से आपके सारे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पूरी मेहनत मैंने इसके साथ की है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स के माध्यम से पूछे गए आंसर का जवाब दें। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हमारे यहीं समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश।